हेलो। यस सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो अभी तो हम दो ही हैं, है ना? हाँ सर, और भी ज्वाइन हुए हैं साथ में, तो आप शेयर कर दीजिए, सेटअप कर लेते 3-5 पे स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, ठीक है। यस सर। एक बार बताइए, मैं विजिबल हूँ? यस सर, बिल्कुल। ऐसे ये लैंडस्केप ऐसे रखना है या पोर्ट्रेट व्यू में रखना है? जैसे हाँ, ये ठीक है सर, अभी इस तरह से। ठीक। ओके, मिहिर आप बता दीजिएगा कब से स्टार्ट करना है ना? यस सर, 3-5 पे स्टार्ट कर देंगे। आप ज्वाइन हो रहे हैं तो 3-5 पे आप कर दें। हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मिहिर। कैन आई स्टार्ट? A very warm welcome to Dr. Sharad Unyal sir. We are truly grateful to have you with this session today on, especially on webinar on the group of Cali Group of Medicines. On behalf of Vedic Homeopathy and our entire team, we thank you for giving your valuable time and knowledge. We look forward to learning you from your experience and
all the things. We can start now, sir. Welcome again, Okay. sir. Thank you, Dr. Neil, for such warm welcome. Um, I'm Dr. Sharad Umyal, or good afternoon to every one of you, and have a happy monsoon, happy Sunday. It's raining heavily out here, so there might be some technical glitches because of the connection. तो उसको बेयर मत कीजिएगा. अ, उसको बियर मत कीजिएगा. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कनेक्शन. अच्छा. इफ पीपल कुड वोट क्विकली आउट हियर, विच लैंग्वेज शुड आई यूज? नॉर्मल प्रॉपर हिंदी काइंड ऑफ स्टफ, और द प्रेजेंटेशन शुड बी इन इंग्लिश? एक बार बताइएगा डॉक्टर मुझे. सर कॉमन लैंग्वेज ही आप उसी में फॉरवर्ड कीजिएगा. नॉर्मल है. बोथ मिक्स. ये यस सर. यस सर. ओके. अगर somebody, मतलब किसी ने अगर क्वेरी पुट अप करके नहीं इंग्लिश में बोलिए तो आप जरूर नोटिफाई कर दीजिएगा मुझे. ठीक है. बिल्कुल सर. सर थोड़ा सा वॉइस आपका शायद ईयरबड्स थोड़ा वो आ सा रहा है. हल्का सा लो आ रहा है. यस सर. एक मिनट. ओके. आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट. हो सकता है कनेक्शन की वजह से डिस्टरबेंस हो, बाकी मैं जितनी तेज बोलने की कोशिश कर सकता हूँ मैं कहूँगा. ठीक है. यस अच्छा, सर. आज का देखिए बेसिक टॉपिक है कैली सॉल्ट्स की थीम के ऊपर. लेकिन क्या है कि कैली सॉल्ट अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, और मैं कोशिश करूंगा कि कैली सॉल्ट को एक्सप्लेन कर पाऊँ बाय द वे ऑफ पीरियोडिक टेबल, कैसे वो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है. एंड कैली पर्सनालिटी अगर आपके सामने आए, आपके क्लिनिक में आए, इवन आपकी लाइफ में कोई कैली पर्सन अगर आपके आसपास वेंडर अराउंड करते हो, घूमते हो, तो आप उनको पहचान सकें, पर्सनालिटी को पहचान सकें, इसकी कोशिश करूंगा. आगे हम सेशंस में कोशिश करेंगे कि जो ऑब्जर्वेटरी सिम्टम्स होते हैं, जो पैथोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, जो प्रेजेंटिंग सिम्टम पीक्यूआरएस जिन्हें कहते हैं बाय फिजिकल स्टेट, उसकी तरफ जाएंगे. आज मेनली मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि कैली पर्सनालिटी कैसे दिखाई देती है. तो चलिए शुरू करते हैं. थीम्स ऑफ कैली सॉल्ट्स. ये फर्स्ट पिक्चर है जो कि दिखाता है एंजाइटी एंड फियर. तो एंजाइटी एंड फियर एक बड़ा पार्ट होते हैं एक कैली पर्सनालिटी का. ऑल्दो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको अप फ्रंट ऐसा दिखाई दे, क्योंकि अपनी प्रेजेंटेशन को छुपा कर रखते हैं लोग, प्रेजेंटेबल बन के रहते हैं, जैसे साइकोसिस या फसाड कहते हैं हम. तो अप फ्रंट नहीं दिखेगा, लेकिन आप जब बात करेंगे, आप उनके डीपर पैटर्न्स जानेंगे, क्यों किस तरीके से बिहेव करते हैं, यू वुड कम टू नो कि वो लोग अंदर से एंग्शियस हैं, चिंतित रहते हैं, और डर रहता है. किन चीज़ों का क्या सोचते हैं वो आगे देखेंगे हम. फैमिली ओरिएंटेड पीपल होते हैं और ग्रुप के अंदर रहना पसंद करते हैं, कंपनी में, ग्रुप में, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली को बॉन्ड करके रखना चाहते हैं, ऐसी पर्सनालिटी रहती है. एंड लास्टली इरेसिस्टिबल. इरेसिस्टिबल को रिलेट कर सकते हैं हम क्विकली एंगर्ड से, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, चिढ़ जाते हैं जल्दी से. ये बेसिक पर्सनालिटी के ट्रेट्स देखने को मिल सकते हैं. आगे हम इन सबको डिटेल में जानेंगे. ये मेरे बारे में कुछ क्रेडेंशियल्स. माय नेम इज डॉक्टर शरद उनियाल. मैंने एससीपीएच और एससीपीएच प्लस कोर्स कर रखा है फॉर प्रोडक्टिव, एंड आई एम अ कोर मेंबर ऑफ एचएचएफ राजस्थान. राजस्थान में जितनी भी एचएचएफ एक्टिविटीज़ होती है, और एक सेमिनार होने वाला है इन अपकमिंग मंथ्स, उसके बारे में देखते हैं. मैं आपको अगर आगे बता हुआ है तो बताऊंगा. तो आई एम अ कोर मेंबर ऑफ एचएचएफ राजस्थान टीम. सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर हैनिमल सर. इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने होम्योपैथी जैसी ऐसी इतनी बढ़िया मेडिकल डिवाइन साइंस बनाई, जो कि पर्सन को फ्रॉम इट्स कोर क्योर करती है, प्रॉब्लम्स को बाय देयर रूट किल ऑफ कर देती है. तो थैंक्स टू हिम. इन्हीं की वजह से हम सब लोग यहाँ पर हैं आज. ओके. कैली पर्सनालिटी जानने से पहले केलियम यानी पोटेशियम मेटल के बारे में कुछ जान लेते हैं हम सारी प्रॉपर्टीज को नहीं देखेंगे, उन्हीं प्रॉपर्टीज को देखेंगे पोटेशियम मेटल की, जो कैली पर्सनालिटी को सिग्निफाई या फिर जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर कहते हैं. डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर मतलब जो भी सोर्स ऑफ ड्रग है, उससे क्या सिम्टम्स सिमिलर हैं उस पर्टिकुलर मेडिसिन के, वो हम देखेंगे अभी.
ओके डॉक्टर मेहर, अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है या और तेज बोलना है? यस सर, क्लियर है, परफेक्ट चल क्लियर रहा है। है। यस सर। ओके ओके, ठीक है। अच्छा तो पोटेशियम का नाम होता है पोटाश, जो कि जर्मन वर्ड है। इसका मतलब होता है ऐश ऑफ प्लांट। तो क्या है कि जब ऐश ऑफ प्लांट को ऑब्जर्व किया गया, उसकी डिटेल स्टडी करी गई, तो देखा गया कि हाई अमाउंट में पोटेशियम प्रेजेंट रहता है। इसलिए पोटेशियम मेटल का नाम पोटाश पड़ गया। लेकिन जब पीरियोडिक टेबल बनाने की बात आई थी, तो पी वर्ड फॉस्फोरस को पहले से ही सिग्निफाई कर दिया गया था। तो इस वजह से पी तो नहीं लिया जा सकता था फॉर डिनोटेशन ऑफ पोटेशियम। तो एक वर्ड देखा गया अरेबिक में, पोटेशियम को कैली कहा जाता है, वहां से के वर्ड को लिया गया, दैट सिग्निफाइज पोटेशियम इन पीरियोडिक टेबल। अब बात करते हैं यूजेस की। तो जो प्रीवियस यूज है वो ये था कि रोमन टाइम की बात हो रही है, वहां पर पोटेशियम कार्बोनेट को लाइम के साथ रिएक्ट करवाया जाता था एंड दैट प्रोड्यूस्ड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एज अ सोप यूज किया जाता था। ठीक है। गन पाउडर, अभी हम आगे चल के देखेंगे कि पोटेशियम की जो रिएक्शंस होती है विथ वाटर स्पेशली, या फिर मॉइस्चर इन एयर, वो बहुत ही वॉयलेंट होती है। ऐसा कि अगर आप कहीं पर देखेंगे इसकी रिएक्शन को, पानी में डलता हुआ पोटेशियम या फिर इवन सोडियम, ये जो एल्कली मेटल है फर्स्ट शो के, ये जैसे पानी के कांटेक्ट में आते हैं ब्लास्ट काइंड ऑफ करते हैं। बहुत एग्रावेटेड रिएक्शन होती है, बहुत एग्जैजरेटेड, और हीट निकलती है, फायर निकलती है। तो इसलिए गन पाउडर का यूज में लिया जाता था ये प्रीवियस टाइम में। लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता है, बहुत लॉन्ग शेल्फ लाइफ नहीं है, इसलिए ये अब नहीं यूज में लिया जाता है गन पाउडर्स में। फर्टिलाइजर्स, हमने देखा ही, जब पोटाश, जब हमने वर्ड देखा कि प्लांट के ऐश में पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, तो पोटेशियम प्लांट के लिए रिक्वायर्ड है फॉर देयर, जैसे कि बेसिक जो अगर हम देखें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, वहाँ पे क्या होता है कि आयन इधर उधर चला जाता है, इस वजह से ऑस्मोटिक ग्रेडियंट डिफरेंट होता है, इस वजह से जब वाटर बाहर रहता है स्टोमेटा के तो ओपन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाती है, और जब वो टर्गेट हो जाता है, भर जाता है, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो इन सब रिएक्शंस के लिए पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए, एंड फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम रूट अप टिल टू द टॉप पार्ट ऑफ द प्लांट, या फिर ट्री, वहां पर यूज आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पोटेशियम। इसलिए फर्टिलाइजर्स जो कि पहले यूरिया यानी नाइट्रोजन फॉस्फोरस कंपाउंड के ही थे, उनमें अब पोटेशियम भी ऐड किया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, तो हम अगर पोटेशियम को देखें, तो पोटेशियम क्या है, 19 एटॉमिक नंबर है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2881। तो मतलब जो आर्गन, जो नोबल गैस है, 288 वो हो गया, और उसके बाद एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एस सब शेल में। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये रिएक्टिव होता है, और ये हर एलिमेंट चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। तो इस इलेक्ट्रॉन को जनरली डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, या तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है, और जो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट है वो उनको झेल भी नहीं पाएंगे, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट एंड अदर इफेक्ट्स ऑफ एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन्स। तो उस एक इलेक्ट्रॉन को उनको डोनेट करना है फट से। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में ये जो एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल में भी फर्स्ट रो जो है उनको यूज में लिया जाता है। वहां पर वो जो हमारे पास मेटल प्लेट होती है उसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन, ये फोटोन्स आके पड़ते हैं लाइट के, तो एक इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी बैटरी में स्टोर हो जाती है। आजकल जो सोलर पैनल्स यूज होते हैं उसमें पोटेशियम नहीं, सीजियम यूज होता है, बट सीजियम भी रो वन का ही एलिमेंट है, इसलिए पोटेशियम भी यूज हुआ था कभी शुरुआत में। और कुछ केमिकल रिलेटेड जो पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पर अलॉयज की जरूरत होती है, मतलब ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें दो मेटल्स प्रेजेंट हो, या फिर दो डिफरेंट कंपाउंड प्रेजेंट हो, तो वहाँ पर जब लिक्विड मेटल की रिक्वायरमेंट होती है तो पोटेशियम और सोडियम के कंपाउंड्स यूज में लिए जाते हैं। इन प्रॉपर्टीज को हम आगे देखेंगे कैसे ये रिलेट कर रही हैं कैली पर्सनैलिटी से। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो कैसा होता है, जब जैसा कि हमने देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, उसको डोनेट करना है इनको ताकि ये स्टेबल हो जाए, तो उसको रेडिली इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये
तत्पर रहते हैं, फट से डोनेट कर देते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ये। इससे क्या पता चलता है इनकी पर्सनैलिटी के बारे में कि ये अकेले नहीं रह सकते। मतलब क्या होता है, जैसे ही पोटेशियम को आपने एटमॉस्फेयर में रखा, ये रिएक्ट कर लेगा। वैसे ही किसी पोटेशियम पर्सनालिटी को या सॉरी कैली पर्सनालिटी को अकेले रहना नहीं पसंद, फट से बॉन्ड बना लेगा। एक्सट्रोवर्टेड की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जैसे कि फॉस्फोरस में देखते हैं हम, किसी से भी बात कर लेते हैं, लेकिन इनको चाहिए कि कोई इनके साथ हो, अकेले रहना नहीं पसंद है। मच लाइक कैलकेरिया जो इनके जस्ट एडजासेंट ही प्रेजेंट है, उसके जैसा कि अपने साथ कोई होना चाहिए भाई। इस वजह से हाईली रिएक्टिव होते हैं। और दूसरी चीज क्या पता चलती है हाईली रिएक्टिव होने से, क्विक टू रिएक्ट होते हैं ये। कोई भी सिचुएशन हुई वहां पे इरिटेट जल्दी से हो जाते हैं, कोरलसम हो जाते हैं, अपने आसपास लोगों के लोगों से बहुत लड़ते हैं। तो हाईली रिएक्टिव होने से दो चीजें क्या पता चली, बहुत इरिटेबल या एंग्री हो सकते हैं ये किसी छोटी बात के लिए, जैसे एंग्जाइटी फॉर ट्रिपल्स भी बाद में हम देखेंगे, एंग्री ऑन ट्रिपल्स भी देखेंगे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा या चिंता कर लेते हैं। और दूसरी चीज, अकेले रहना नहीं पसंद, कोई ना कोई बॉन्ड बना लेते हैं ये। इसके आगे देखेंगे लो बॉइलिंग पॉइंट। लो बॉइलिंग पॉइंट से क्या समझ में आता है कि बहुत ज्यादा दबाव झेलने की क्षमता नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन है उस एलिमेंट के लिए भी। वैसे ही जब हम किसी पर्सन को डिफाइन करते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना, इसका पारा बहुत चढ़ा रहता है यार। तो इससे क्या समझ में आता है कि उसको गुस्सा बहुत आता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है, एकदम से उबाल मार देते हैं। तो कैली पर्सनैलिटी भी एकदम से उबाल मार देती है, एकदम से रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन इसमें ये भी लिखा गया है, मतलब आगे अगर हम देखेंगे, जब हम कैरी पर्सनालिटीज के ऊपर जाएंगे, कि जो इनके सीनियर्स हैं, जो जिनको ये अपना या तो रिस्पेक्ट देते हैं ड्यू टू सम रीजन, या फिर वो इनसे एल्डरली है, या कहीं जॉब में या स्कूल्स में इनसे सीनियर या टीचर वगैरह ऐसी पोस्ट पे, उन्होंने जो कहा उनको मान लेते हैं, उनसे दबते ही रहते हैं। सिल्वरी अपीयरेंस, तो अपीयरेंस जो होता है पोटेशियम का वो काइंड ऑफ सिल्वर होता है। उससे क्या पता चलता है कि ये अचीव करना चाहता है बड़ी चीजें, लेकिन उस टाइप की क्वालिटी अभी इसमें नहीं है। मतलब अगर आप बाहर से देखेंगे तो आउटसेट में आपको ऐसा लग सकता है कि वाह क्या काम कर रहे हैं, लेकिन काम ये उतना ही करते हैं जितना इनको दिया जाता है। नॉट लाइक आगे के जो एलिमेंट्स हैं, जो कि अर्जेंटम जैसे सिल्वरी अपीयरेंस की बात हो रही है, जो बहुत शानदार काम करते हैं, वैसा काम करने की कोशिश नहीं रहती। इनका काम रहता है कि जॉब जितना है उतना काम कर लिया जाए, लेकिन बाहर से जब इनको देखेंगे तो इनके काम में ऐसा परफेक्शन दिखेगा जैसे ये कोई हायर मेटल है। डोनेट्स इलेक्ट्रॉन हमने देख ही लिया कि हाँ ओके, डोनेट इलेक्ट्रॉन से एक और चीज जो समझी जा सकती है कि अपनी जो भी इनकी रिलेशनशिप होती है, या फिर फॉर एग्जांपल जॉब हो गया, या फिर फैमिली हो गई, या फिर फ्रेंड्स होंगे, उसके लिए सब कुछ दे देते हैं अपना। उस एक के लिए सब कुछ लगा देते हैं, सब कुछ निछावर कर देते हैं कि वो मेरे पास रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए उसको हम आगे देखेंगे, लेकिन वो उनके पास होना ही चाहिए, वो उनकी सिक्योरिटी है। वो हम आगे देखेंगे कैसे ये सिक्योरिटी को बना के रखते हैं। लेकिन डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये समझ में आता है कि इनके पास जो कुछ भी है वो निछावर कर देते हैं किसी एक वर्क पे, किसी एक काम पे, या फिर किसी एक रिलेशनशिप जैसे कि फैमिली फ्रेंड्स के लिए। अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। तो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम समझे रो 4 को, रो 4 की बात यहाँ किस लिए की जा रही है, ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें जो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है उनको रोज कहते हैं, और जो वर्टिकल प्रेजेंट है उनको कॉलम्स कहते हैं। तो पोटेशियम आ रहा है रो 4 में और कॉलम फर्स्ट में। ठीक है, तो पहले ठीक है, पहले कॉलम फर्स्ट के बारे में देख लेते हैं। कॉलम फर्स्ट के एलिमेंट्स के बारे में क्या लिखा गया है कि elements in this series are trying to get themselves in stable form so that they give up their valence electron easily, as it as these metal provide whatever they have into the relationship। तो इसमें क्या समझ में आता है, जो हमने डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखा कि अपना जो कुछ भी है वो दे देते हैं एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, ताकि ये लोग स्टेबल हो जाएं। पर्सनालिटी में क्या क्या देखने को मिलता है,
जो रो 1 में है कौन कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यानी कि हमारे पास यहाँ पे है लिथियम कार्ब टाइप मेडिसिन, नाइट्रम म्यूर, नाइट्रम कार्ब, नाइट्रम सल्फ, कैली कैली म्यूर, कैली कार्ब एक्सेट्रा। इन मेडिसिन का जो कॉमन हमको फीचर देखने को मिल सकता है वो क्या क्या है, इनकेपेबिलिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, नीड फॉर सपोर्ट, पैनिक, आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन विद समवन एल्स। तो इनसे क्या समझ में आया, तो रो 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी जो, नहीं पहले शुरू से शुरू करते हैं। इनकेपेबिलिटी मतलब इनको ऐसा लगता है कि जो भी काम मैं करने जा रहा हूँ, परस्यू करने जा रहा हूँ, उसके लिए मैं केपेबल नहीं हूँ। केपेबल नहीं है तो क्या करेंगे, जब हम किसी काम को करने जा रहे हैं और उसके लिए हम मानते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे तो हम सपोर्ट ढूंढते हैं, यार कोई और हमारी मदद कर दे। तो इनकी टेंडेंसी ये रहती है कि सपोर्ट ढूंढ ले। फिर ये सपोर्ट ढूंढते ढूंढते इतना क्लिंगअप हो जाते हैं उसके ऊपर कि अपनी आइडेंटिटी उस पर्सन या उस सपोर्ट के बिना बता ही नहीं पाते। जैसे कि हम अगर बात करें 60s 70s की फीमेल्स की, तो वहां पर हमको क्या देखने को मिलेगा, वो अपने इंट्रोडक्शन में बोलेंगी कि मेरा नाम दिस एंड दिस है एंड आई एम वाइफ ऑफ माय स्पाउस। मतलब अपना नाम तो बताएंगी लेकिन वाइफ ऑफ करके बताते हैं। अपनी आइडेंटिटी को अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड या अपने जॉब के थ्रू जोड़ के बताते हैं, खुद को उस पर डिपेंडेंट रख के, सपोर्ट रख के चलते हैं। ये होती है फीचर ऑफ रो 1, और सॉरी कॉलम 1। और अगर रो की बात करें हम, यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा क्या क्या है हमारे पास, पोटेशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फेरम, क्यूप्रम, जिंकम एंड ब्रोमियम। देख लेते हैं ब्रोमियम एंड आर्सेनिक। ठीक है, तो इन सब में क्या कॉमन फीचर है, यहाँ पे हमको देखने को मिला पोटेशियम मतलब सॉरी कैली कार्ब, कैली म्यूर एक्सेट्रा, कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया सल्फर एक्सेट्रा, पैरम मैट, क्यूप्रम मैट, जिंकम मेटालिकम, आर्सेनिक एल्बम एंड ब्रोमियम। तो इन मेडिसिन का जो कॉमन प्रेजेंटेशन रहता है उनमें क्या क्या होता है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब कैसे समझेंगे हम कब कहते हैं कि हम सिक्योर हैं, जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं। सुरक्षित महसूस करने के लिए क्या होगा, कि हमारा आज भी सुरक्षित है और कल के लिए भी सिक्योर है हम। कल के जितना भी हमारे पास है, क्या क्या चीजें, जॉब, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप एंड हाउस हेल्थ, कि हमारी जो हेल्थ है, हमारे पास जो जॉब है, वो मेंटेन रहना चाहिए, इतना होना चाहिए कि आज के लिए भी है और कल के लिए भी है। अगर नहीं होता तो ये लोग एंजाइटी में चले जाते हैं और इनकी जो पैथोलॉजिकल पिक्चर है वो हमको देखने को मिलती है। उसके बाद रूटीन, ये स्पेशली केडीज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रूटीन को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। जो भी इनका काम करने का तरीका है, जो भी इनका काम करने का वक्त है, उन पे स्टिक रहते हैं। जो भी रूटीन एंड कस्टम इनको पहले से सिखाए गए हैं, रीति रिवाज जो सिखाए गए हैं, उस पर डटे रहते हैं। ये अपनी आइडेंटिटी के साथ ही जोड़ लेते हैं। मतलब अगर आपको किसी कैली पर्सनैलिटी के बारे में भूला जाएगा तो आपके दिमाग में जो फर्स्ट थॉट्स आएंगे उनमें से कुछ ये होंगे कि यार एकदम रूटीन से काम करता है, ये कभी डिसिप्लिन नहीं छोड़ता, एकदम डिसिप्लिन बनता है। तो कैलीज में ये देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा रूटीन और रीति रिवाज। जैसे कि हम आगे फीमेल्स के एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ पे भी देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद जो इनका पॉइंट रहता है वो है डेवलपमेंट एंड एक्यूमुलेशन। तो सिक्योरिटी से हम क्या समझते हैं कि आज के लिए तो है ही, आगे के लिए भी सिक्योर रहें और आगे बढ़ते जाएं। तो कैली के साथ भी यही रहता है, पैरम्स के साथ भी यही रहता है कि आज जो है वो तो है ही, इसके ऊपर और ज़्यादा बिल्ड करते जाना है कि कल को जब क्राइसिस आएगा तो हमारे पास बहुत सारा होना चाहिए, किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। और नीडिंग ऑफ शेल्टर, होम एंड प्रोटेक्शन, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। दीज आर द कंसर्न्स ऑफ रो 4। अच्छा, अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन या बेसिक प्रेजेंटेशन जानना चाहते हैं? क्या आप अगर क्विकली 1 मिनट में बताना चाहें, कितने जने होंगे जो इंटरेस्टेड हैं? आप चैट में लिख सकते हैं।
ओके। तो डॉक्टर मेहर मैं प्रेजेंट करूं फिर? यस सर, प्लीज ब्रीफ कर दीजिए आप। ओके। यस सर। ओके, एकदम ब्रीफ में समझेंगे, क्योंकि अगर डिटेल में समझने गए तो वो अपने आप में ही पीरियोडिक टेबल ही बहुत लंबा प्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, देखिए रो वन, अभी मैं सिर्फ रो समझाऊंगा, देखिए क्योंकि कॉलम्स कितने, 18 कॉलम्स हैं। अगर मैं एक एक कॉलम की प्रेजेंटेशन बताने गया तो दिस क्लास वुड नॉट बी सफाइस, इस क्लास में भी नहीं आ पाएगा। इसलिए मैं सिर्फ बेसिक प्रेजेंटेशन बताऊंगा इन रोज की। इन रोज में हमको क्या बेसिक फीलिंग देखने को मिलती है। ओके, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो रोज सॉरी पीरियोडिक टेबल के थ्रू जो मिनरल रेमेडीज को पढ़ने का कंसेप्ट है, ये सबसे पहले शुरू किया था डॉक्टर जॉन शॉल्टन ने। ऐसा क्यों किया उन्होंने? ताकि हम रेमेडीज को, देखिए केमिस्ट्री तो हम सब पढ़ के आते ही है ना, 11 ट्वेल्थ में, 10th में इवन, तो वहां से हमको क्या पता होता है, इन एलिमेंट्स की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पता होती है। अब उस बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को ही हमारे दिमाग में रखते हुए हमको इनकी पर्सनालिटी से रिलेट कर देने हैं, जो भी इनकी मेंटल पिक्चर है। उससे क्या होता है, याद रखने में इजी होता है, रिलेटेबिलिटी बनी रहती है। अगर आपको किसी रो का एक भी एलिमेंट याद है तो आप रफ अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, इस पर्टिकुलर एलिमेंट की रेमेडी को ये कंसर्न या ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक मेंटल सिम्टम की क्वालिटी हो सकती है। इसलिए ये एक मेथड ऑफ स्टडी ही है। ऐसा नहीं है कि कुछ नया है, ये है कि बस रिलेटिबिलिटी बढ़ाने के लिए ये एक तरीका है, जिसको आज की डेट में सबसे ज्यादा जो प्रोपोगेट कर रहे हो शंकरन सर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रो वन में क्या क्या देखने को मिलता है हमको? हाइड्रोजन एंड हीलियम। ओके, अब हाइड्रोजन हीलियम, अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन में क्या देखने को मिलता है हमको? वन प्रोटॉन, वन इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। तो एक कंप्लीट न्यूक्लियस ही नहीं है उसके पास, और एक और इलेक्ट्रॉन रखने का मानता तो बिल्कुल भी नहीं कि एक प्रोटॉन उसको संभाल पाएगा। तो एटॉमिक नंबर वन है, एटॉमिक वेट भी वन ही है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, ये H प्लस हो जाता है, तो उसकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं रह गई है, सिर्फ सिंगल प्रोटॉन बचा है। वैसे ही जो हाइड्रोजन एलिमेंट के जो केसेस होते हैं, जो पर्सनालिटीज होती है, उनको अपनी एग्जिस्टेंस तक पे डाउट होता है। उनको लगता है कि मैं हूं भी कि नहीं यार, मुझे नोटिस तो करो। अब ये चीज सिमिलर लग सकती है, मुझे नोटिस तो करो काइंड ऑफ कैलकेरिया या मैग्नीशियम के, लेकिन वहां पर क्या है, वो लोग ये तो जानते हैं कम से कम कि वो है ना, क्या मतलब, जैसे मैग्नीशियम का कोई बंदा होगा तो उसको ऐसा लगेगा कि मुझे अबेंडन कर दिया है, मुझे नहीं रख रहे साथ। तो उसके पास ये तो क्लैरिटी है कि मैं एक पर्सन है जिसके साथ अबंडनमेंट हुआ है। लेकिन हाइड्रोजन के साथ क्या है, उसको ऐसा लगता है कि उसको कोई नोटिस ही नहीं कर रहा है, मतलब वो है भी कि नहीं। मैग्नीशियम ने तो ये सोचा ना, मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया। यहाँ पर तो उसको ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली कंसीडर ही नहीं करती कि मैं कोई पर्सन हूँ भी, उन्होंने छोड़ ही दिया है मुझे, मेरी तरफ देखते ही नहीं है कि मैं हूँ भी कि नहीं। फिर इसकी वजह से हाइड्रोजन में एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ये कई सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर में देखने को मिलता है कि मैं एज अ पर्सन एग्जिस्ट भी करता हूँ कि नहीं। ठीक है, जो अदर क्वालिटी रहती है हाइड्रोजन की वही रहती है। यहाँ पे तो ऐसे आ गया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। दूसरी चीज क्या है, मैं सब कुछ हूँ, मतलब सब कुछ हूँ से मतलब उसको ऐसा लगता है जो भी चीज उसके पास है वो उसको बहुत प्यारी है। जैसे कि कोई बुक हो गई, पेंसिल हो गई, किताब हो गई, टायर हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है ना, उसकी कोई ऐसी बहुत बड़ी एक्सिस्टेंस नहीं है, लेकिन उसके लिए वो बहुत वैल्यूएबल चीज है। ऐसे रहते हैं हाइड्रोजन, बहुत ही नाइव, कुछ भी कर देते हैं। इसको आप ऐसे समझते हैं, जो लोग किसी के लिए भी कुछ भी कर देते हैं, अपना कुछ भी नहीं समझते, बहुत ज्यादा रिलीजियस हो जाते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सब भगवान का ही है। वहां पर भी आप हाइड्रोजन के बारे में सोच सकते हैं। इसका पोलर अपोजिट क्या है? हीलियम। अब हीलियम गैस को अगर हम समझे तो जब भी बलून में हीलियम गैस भरी जाती है तो वो ऊपर की तरफ जाता है, आकाश की तरफ।
धरती से ऊपर। तो आप इसको इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जितने भी रिलीजियस लीडर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पोप्स या साधु संत, वो क्या बोलते हैं कि हम सब इस मोह माया से ऊपर आ चुके हैं, हम बहुत ज्यादा स्टेबल, एकदम स्टेबल हैं, हमको इस वर्ल्ड से कोई मतलब नहीं है। जो भी सारी नोबल गैसेस है उनका कॉन्फिगरेशन यही है ना, हमको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। वैसे ही हीलियम भी है, हीलियम को किसी से कोई मतलब ही नहीं है, हम ऊपर आ गए हैं, है ना। और जो दूसरी चीज होती है वो इसमें थोड़ा कंटेम्प्ट भी आ जाता है कई बार। जैसे हम ऊपर आ गए हैं, हमको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, अब ऊपर आने की वजह से नीचे वाले लोग कैसे दिखेंगे, जो मोह माया में फंसे हुए उनको कंटेम्प्ट की नजर से देखते हैं, अरे क्या है यार, कैसे इन छोटी मोटी बातों में पड़े हो, ये अलग टाइप के लोग हैं, हम अलग टाइप के लोग हैं, हम सब हर चीज से ऊपर आ गए। दैट इज रो वन, हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब रो टू की अगर हम बात करें, रो टू में हमको क्या देखने को मिलता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो इन सब ही एलिमेंट पे मेडिसिन है, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरैक्स, कार्बन के ऊपर तो बहुत सारी मेडिसिन, कार्बोवेज, और कार्बन पता नहीं कितनी सारी, जैसे कैली कार्ब, लिथियम कार्ब, हर एक मेडिसिन के साथ कार्बन होता ही है। कार्बो एनिमेलिस, कार्बन की तो बहुत सारी मेडिसिन है। नाइट्रोजन बहुत सारी मेडिसिन के साथ अटैच होता है, जैसे कि मेनली तो नाइट्रिक एसिड, तो एसिड में अदर कंपाउंड्स भी होते हैं, जैसे HNO3, तो हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ऐसी बहुत सारी मेडिसिन में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन खुद बहुत सारी मेडिसिन में प्रेजेंट होता है, और ऑक्सीजन एक मेडिसिन मेडिसिन भी है, और ओजोन एक मेडिसिन भी है। और फ्लोरीन के लिए मोस्ट प्रोबेबली फ्लोरिक एसिड, और बाकी बहुत सारी मेडिसिन फ्लोरीन के कंपाउंड के फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है। इस रो में क्या देखने को मिलता है हमको, यहाँ पर एक एग्जिस्टेंस तो है बंदे की, लेकिन हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि एक बच्चा अभी इन द वूम ऑफ मदर है, ठीक है। अगर मदर्स वूम में बच्चा है तो वो अभी खुद कुछ भी नहीं कर सकता है, वो अभी कंप्लीटली डिपेंडेंट है मदर पर, हर चीज के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, अपने एक्सक्रीशन के लिए, हर चीज के ऊपर डिपेंडेंट है मदर पे। वैसे ही जो लिथियम पर्सनालिटीज होती हैं वो 100% डिपेंडेंट होती है अपनी केयर गिवन न्यूट्रिशन प्रोवाइडर्स में। यूजुअली ज्यादातर केसेस में वो मदर ही होती हैं। तो क्या होता है, अब आपको ऐसा लग सकता है कि यार मदर तो कैल्केरिया को भी चाहिए, उसको सवाल पूछते हैं तो ही हाइड्स बिहाइंड हिज मदर, साइलिशिया में ही आंसर्स इन द ईयर ऑफ हिज ऑब्जर्वर, सॉरी, ईयर ऑफ हिज अटेंडेंट। ये एक रूब्रिक भी है, तो आपको ऐसा लगेगा ये तो साइलिशिया और कार्बन के, सॉरी, कैलकेरिया के सिमिलर है। लेकिन नहीं, वहां पर क्या अंतर है कि कैलकेरिया का ऐसा थोड़ा है कि मदर 2 दिन के लिए घर से बाहर चली गई तो वो जान निकाल लेगा सबकी, नहीं। कैलकेरिया क्या करेगा कि मदर अगर दूर गई है तो अपने कंफर्ट जोन में ही रहेगा, कुछ नया ट्राई नहीं करेगा। बस कैलकेरिया ये है। लिथियम का आपको सेपरेशन अलाउ ही नहीं, सेपरेशन सहन ही नहीं कर सकता हो। अगर मदर गई तो गई कैसे, इतना एंक्सियस हो जाएगा, इतना ज्यादा चिंता में रहने लगेगा कि तबीयत ही खराब कर लेगा, उसको अपनी मदद चाहिए ही। एक बहुत ही प्रिविलेंट केस था एक बहुत बड़े पायनियर का। तो वो केस जब मैंने पढ़ा तो उस केस में यह था कि 50 ईयर ओल्ड एक लेडी थी, साइकेट्रिक डिसऑर्डर था उसका। जो पूरा केस था, साइकेट्रिक डिसऑर्डर में मेंटल सिम्टम तो हम बहुत ज्यादा निकाल नहीं सकते। उन्होंने जो मार्क चीज ली थी वो ये थी कि 50 ईयर ओल्ड फीमेल थी, फिर भी अपनी 75 ईयर ओल्ड मदर से सेपरेशन बियर नहीं कर सकती थी, उनके साथ ही रहना है। अगर वो चली जाए एक दिन के लिए भी कहीं बाहर तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती थी। दैट इज रो टू फॉर यू। और अगर हम इससे थोड़ा राइट की तरफ जाएंगे जहाँ हमको बोरैक्स दिखेगा, तो बोरैक्स में एक बहुत फेमस सिम्टम जो आपको पता होगा कि चाइल्ड क्लिंग्स ऑन टू मदर और क्लिंग्स ऑन टू द नर्स एंड एग्रावेशन फ्रॉम डाउनवर्ड मोशन। तो क्या है कि एंड एग्रावेशन फ्रॉम बीइंग अलोन, कंप्लीट डिजायर एंड एग्रावेशन फ्रॉम बीइंग अलोन, जो बोरैक्स में मिलेगा आपको। तो क्या है कि अपनी मदर के पास ही रहेगा, गोद में रखो तो ठीक है, कैरी डिजायर टू बी कैरी तब तक तो ठीक है। जैसे ही आपने क्रेडल में डालने के लिए उसको, झूले में डालने के लिए नीचे रखा, बिस्तर पे रखने के लिए नीचे रखा, रोने लग जाएगा। बोरैक्स में भी हमको ये सिम्टम देखने को मिल जाता है। दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रो टू। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एग्जिस्टेंस तो है लेकिन चिपका हुआ है अपने न्यूट्रिशन प्रोवाइडर से। अब रो थ्री की तरफ जाते हैं हम। रो थ्री में क्या होता है, हमको देखने को मिलेगा नाइट्रम यानी कि सोडियम, मैग्नीशियम यानी कि मैक कार्ब, मैक सल्फा एक्सेट्रा,
एल्यूमिनियम तो नहीं, पर सिलिकॉन, सिलिका जो साइलिशिया देखने को मिलती है हमको, फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फर इटसेल्फ एंड अदर सल्फर कंपाउंड्स, क्लोरीन, तो क्लोरीन बहुत सारे कंपाउंड्स जैसे कि नाइट्रम, नाइट्रम म्यूर में भी क्लोरीन प्रेजेंट रहता है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो अब इन मेडिसिन के लिए क्या समझते हैं हम, देखिए जो इससे पहले क्या था कि सिर्फ वूम्ब में ही है, अब क्या है, बच्चा बाहर आ गया है, बाहर आ गया है, तो उसको क्या दिखाई देता है, उसको दुनिया दिखाई देती है, दुनिया दिखाई देगी तो वो रिलेशनशिप बनाएगा, अपने रिलेशनशिप से इन द मतलब इन द मीनिंग है मेरा कि चाचा, मामी, काका, काकी, नेबर्स, फ्रेंड, सब कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे वो सब कुछ एक्सप्लोर कर रहा है, उसको ये तो पता है कि मैं एक अलग आइडेंटिटी हूँ, लेकिन मुझे इन सब लोगों से भी इंटरेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है कि नेट्रम, सॉरी, साइलिशिया, साइलिशिया जो होता है वो अपनी इमेज को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है। अब साइलिशिया हमको कहाँ देखने को मिल रहा है, पी ब्लॉक में। तो जो हमको ये एल्कली अर्थ मेटल्स देखने को मिलते हैं, चलिए छोड़िए, अभी कॉलम्स पे नहीं जाते हैं। इस रो की जो बेसिक थीम है वो ये है कि इंटरेक्शन फ्रॉम द सराउंडिंग्स, और इनको कोई एक सपोर्ट स्ट्रक्चर चाहिए जिसपे ये डिपेंडेंट हो सकें। जैसे कि हम नाइट्रम में पढ़ते हैं, नाइट्रम में हम अक्सर पढ़ते हैं क्या कि शी फॉल्स इन लव विद अ कॉक्समैन और अ पर्सन दैट इज मैरिड। क्यों? क्योंकि वो ऐसे पर्सन के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं जिस पर वो अपनी सारी जिम्मेदारी डाल सके। मैग्नीशियम पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ऑपरेशन में चला जाता है, फीलिंग से फीलिंग अंदर दबा लेता है, लेकिन चाहिए क्या, सपोर्ट दो यार, फैमिली मेरे साथ रहे, बाकी सबको देख लेंगे हम, फैमिली तो मेरे साथ रहे। और जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पे हमको क्या देखने को मिलता है, साइलिशिया, फॉस्फोरस, सबसे बॉन्डिंग करनी है, सबको दिखाना है कि हम कैसे हैं, हम कितने बढ़िया हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर दुनियादारी की थोड़ी समझ आ गई है, लेकिन सिर्फ लिमिटेड फील्ड्स में। सॉरी, जब हम रो 4 की तरफ पढ़ेंगे, अब जिम्मेदारियां बढ़ने लगी हैं, अब टास्क करने पड़ेंगे। यहाँ हमको कौन कौन देखने को मिल रहे हैं, पोटेशियम यानी केलीस, पैरम यानी आयरन, पैरमैट एक्सेट्रा, और क्यूप्रम, जिंकम, आर्सेनिक, ब्रोमीन। तो यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, सिर्फ इंटरेक्शन से काम नहीं चलेगा, यू शुड बी गुड, यू हैव टू बी गुड इन समथिंग। आपको कुछ एंडेवर्स चूज करने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा, दुनियादारी का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ की जो मेडिसिन हम देखेंगे, पोटेशियम, कैल्शियम, इनको क्या एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी अबाउट फ्यूचर। अब ये जो सोडियम मैग्नीशियम है, ये तो टीनेज ईयर वाले थे, यहाँ पे पैसे वैसे की चिंता थोड़ी ना थी इनको, इनको चिंता थी मैं कैसा दिख रहा हूँ, मुझे कैसा लग रहा है, मैं आगे क्या कर पाऊंगा, मेरा क्या जॉब रहेगा, मेरा मेरा मेरा। यहाँ पर क्या देखना है, फाइनेंसेस देखने हैं, दुनिया हमको कैसे परसेप्ट करती है वो तो देखना ही है, अपने आप को स्टैब्लिश करना है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां और बढ़ सकती है इनके ऊपर, जैसे कि इमीडिएट फैमिली की, और जो जॉब का प्रेशर है, जो सोडियम और मैग्नीशियम, ये नाइट्रम और मैग में हमको नहीं देखने को मिला था यहाँ पे, वो इसलिए पढ़ रहे थे ताकि उनका फ्यूचर बढ़िया हो। एग्जाम्पल बता रहा था, टीनेज ईयर में इसलिए पढ़ रहे थे ताकि उनका फ्यूचर बढ़िया हो। यहाँ पे क्या हुआ है, पोटेशियम कैल्शियम में यहाँ पे पढ़ना ही पड़ेगा, काम आ गया है इनके सर पर, जॉब करना ही पड़ेगा, काइंड ऑफ स्टफ। तो ये लोग अपने काम में बढ़िया होते हैं, लेकिन करते उतना ही है जितना जरूरी है। जैसे कि इनके आगे वाली रोज में जाएंगे हम, तो काम बढ़िया से बढ़िया आगे बढ़ने की कोशिश कर देंगे। ये ऐसा नहीं करते, ये ऐसा करते हैं जितना जरूरी है उतना अच्छे से करो, फिनिश, ठीक है। और जो बेसिक डिफरेंस है कैली पर्सनैलिटी और कैलकेरिया में, वो ये है कि कैलकेरिया बहुत स्लो होते हैं, एंड तक करेंगे काम, खत्म कर देंगे जैसे जैसे। लेकिन जो केली पर्सनालिटी है वो फास्ट टीडियस होते हैं, स्पीड फास्ट होती है, एंक्शस ज्यादा होते हैं, इसलिए वो समय से पहले थोड़ा काम फिनिश कर देंगे। अब हम आते हैं रो 5 पे, दैट इज रुबेडियम, स्ट्रोंशियम। और यहाँ पे हमको जो देखने को मिलता है सबसे इम्पोर्टेंट वो है अर्जेंटम यानी सिल्वर। तो सिल्वर की जो बेसिक थीम है वो यही है कि उसको परफॉर्म करना है, उसको बढ़िया परफॉर्म करना है, उसको जो अभी तक होता आया है उससे ज्यादा बढ़िया करके दिखाना है, अपनी एक छाप छोड़नी है। लेकिन क्योंकि जो सिल्वर है वो डाउन टू द, उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है, वो रोज में काफी पीछे की तरफ आ रहा है, इसलिए वो खुद को
कमतर आंकता है खुद को, जैसे कहते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर, कि काम अच्छा करता भी हो ना, तो भी वो समझता है कि मैं काम उतना बढ़िया नहीं कर पा रहा। ये स्पेसिफिकली अर्जेंटम की है, लेकिन इस पूरी रो में ये थीम रहती है, काम को बढ़िया करना है, काम में अपना क्या टिंज लगाया जाए, अपना क्या तड़का लगाया जाए, अपनी कैसे पहचान बने, और काम को करने में मजा आए। ये घूमते रहते हैं, उनके दिमाग में काम घूमता रहता है, इंडल्ज रहते हैं काम के अंदर ये लोग। इसके इसको एक और तरीके से कैसे देख सकते हैं, अगर आप अर्जेंटम नाइट्रिकम के फिजिकल सिम्टम्स पढ़ेंगे तो आप क्या देखेंगे कि एक पर्सन जो कि बहुत समय से पढ़ाई कर रहा है एंड ड्यू टू दैट वो प्रोस्ट्रेटेड हो चुका है, ही हैव हेडेक ऑन लेफ्ट साइड ऑफ देयर टेम्पल्स, हेडेक ऑन ऑसिपिड एंड फिजिकल मोशन या फिर टर्निंग अराउंड विल गिव देम वर्टाइगो और मूविंग इंक्रीजेस देयर हेडेक। ये सब देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि वो वॉर्न आउट हो चुका है, काम काम में थक चुका है। इसलिए रो 6 की बात करें तो अब क्या हुआ है, यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा ऑरम। ऑरम यानी गोल्ड, प्लैटिनम, मरकरी, लेड, हैवी मेटल्स देखने को मिलेंगे, विद ऑब्वियसली बराटा। तो अगर इस रो को देखा जाए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑरम, तो ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पर अब पर्सन एक स्टैंडिंग पे पहुंच चुका है, वो अपने काम को एक लेवल पे पहुंचा चुका है, और अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उसी तक या उसकी इमीडिएट सराउंडिंग तक लिमिटेड नहीं है। एक पूरी कंपनी चलानी है, एक पूरा सेटअप चलाना है, सब लोगों को देखना है, जॉइंट फैमिली का मुखिया बन चुका है, तो एक लेवल पे पहुंच चुके हैं वो लोग, और वहां से उनको अपनी सबकी, अपनी ही नहीं सबकी जो सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस है वो देखनी है। और अचीवर काइंड ऑफ लोग होते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटल रहते हैं, हैवी जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं उनको भी ये लोग झेल जाते हैं। और हाँ, और एक और चीज क्या होती है कि इनके पास या तो शेयर करने के लिए लोग नहीं होते, या फिर ये अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर ही नहीं करते, अंदर ही अंदर रखते हैं। तो सडनली किसी दिन पता चलता है, जो कि हम औरम में देखते हैं कि कल तक तो बहुत खुश था, घूम रहा था, और आज एकदम से पता चला कि उसने सुसाइड कर लिया है। क्यों? क्योंकि दिखने नहीं देते हैं किसी को कि क्या बीत रही है इनके ऊपर, दे आर स्ट्रॉन्ग फ्रॉम देयर कोर। और रो 7 जो है वहां पे हमको देखने को मिलता है डिके, वहाँ पे होते हैं लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट्स, रेडियो एक्टिव मेटल्स। तो इसकी दो प्रेजेंटेशन है, एक प्रेजेंटेशन तो ये है कि ओल्ड एज की तरफ जा रहा है, बहुत सीवियर पैथोलॉजीज हैं, साइकाइट्रिक डिसऑर्डर हैं, कैंसर पैथोलॉजी है, जो हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एमएनडी, इस टाइप की डिसीज देखते हैं वो सब है यहाँ पर। या तो वैसी डिजीजेज हैं तब सोचते हैं, या फिर हमको देखने को मिलता है कि ऐसी पर्सनालिटी है जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट है, फॉर एग्जाम्पल जो अपनी साइकिक पावर्स का यूज कर सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी को यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोग होते हैं, यूजुअली ओल्ड एज पीपल को ही कंसीडर किया जाता है इस रो में, रो 7 में यूजुअली। हो सकता है कि इतनी सीवियर पैथोलॉजी यंग एज में भी आ जाए तब भी सोचा जा सकता है, लेकिन यूजुअली लेटर एज, हायर सबकॉन्शियस थिंकिंग, साइकिक पावर। इसका एक बढ़िया एग्जांपल है रैस्पुटिन। अगर रैस्पुटिन के बारे में पता हो आप लोगों को, अगर किसी ने किंग्समैन मूवी देखी है तो उसमें रैस्पुटिन का एक सिमिलर कैरेक्टर को जोड़ा गया था, जो कि रशियन फैमिली को कंट्रोल करता था बाय हिज चार्म एंड साइकिक पावर्स, उनको कंट्रोल करता था, एंड ही वाज वन ऑफ द मेन फीचर जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 छिड़ा। तो इस लेवल के लोग हो सकते हैं वो। ओके, अच्छा, एक होम्योपैथ की जर्नी से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं सारे रोज को, इसको जल्दी से करते हैं। कि इनिशियली जो एक स्टूडेंट आता है उसके पास एनर्जी तो बहुत रहती है, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि करना क्या है, व्हाट आई एम, मतलब मैं होम्योपैथ बनूंगा तो बनूंगा क्या, करूंगा क्या मैं। और ऊपर से उनके पास जो कंटेम्प्ट रहता है बाहर से, वो क्या रहता है कि जो उनका फ्रेंड सर्कल था वो उनको कंसीडर ही नहीं करता है। अगर वो मान लेते हैं एमबीबीएस में एड ज्वाइन हो गए, उनने नीट क्वालिफाई कर लिया, तो ऐसा लगता है कि वो लोग हमें कंसीडर ही नहीं करते, मेरे पास एनर्जी बहुत है लेकिन मैं करूंगा क्या मुझे नहीं पता। दैट इज रो 1।
अब रो 2 की तरफ जाते हैं। रो 2 की तरफ मतलब अब क्या करना है पर्सन को कि डिपेंडेंसी जो हमने लिथियम रो में देखी थी, वहां पे क्या होता है, पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं कॉलेज के ऊपर। कैसे कि अगर जब फाइनल ईयर में पहुंचते हैं हम या फिर इंटर्न में पहुंचते हैं, तो केस तो ले लेते हैं, नहीं उससे भी पहले केस लेने के लिए हम पीजीआर के पीछे दौड़ते हैं कि सर आप केस ले लो, मैं बैठ के लिख लूंगा, क्योंकि मैं केपेबल हूँ कि नहीं केस लेने के लिए मुझे पता ही नहीं है। पीजीआर को कहते हैं केस ले लीजिए, केस ले भी लिया तो मेडिसिन नहीं देते, मेडिसिन देने के लिए पीजीआर के पीछे घूमते हैं टीचर्स के पीछे कि सर मेडिसिन तो बताइए, मैं कैसे निकाल सकता हूँ, आप बताएंगे तभी तो आएगी। मतलब कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दैम। रो 2, रो 3 पे आते हैं। अब क्या होता है, हम जस्ट पास आउट हुए हैं, तो हमारे पास थोड़ी बहुत नॉलेज तो है, हमारे पास ये भी स्किल है कि हम मेडिसिन निकाल सकते हैं जो अभी तक हमने सीखी है। लेकिन अब हमको देखना है कि हमको किस जगह पे क्लिनिक खोलना है, किन लोगों से हमको रिलेशनशिप बना के रखनी है, किस टाइप की प्रैक्टिस करनी है, मतलब क्लासिकल पे जाना है, थेरेप्स पे जाना है, मेंटल पे जाना है। अगर मेंटल्स पे भी गए तो किस टाइप के अप्रोच पे जाना है, प्रिडिक्टिव लेनी है हमको, एचएचएफ लेना है, क्लासिकल लेनी है। गौरांग सर का भी बहुत फेमस हो चुका है जो क्लासिकल का एक पर्सपेक्टिव है, तो क्या करना है हमको। तो हम यहाँ पर ये तो जानते हैं कि हम होम्योपैथ हैं, हमारे पास थोड़ी बहुत स्किल तो है, थोड़ी बहुत नॉलेज तो है, लेकिन आगे कैसे बढ़ना है, हम अपनी आइडेंटिटी और निखारते हैं। दैट इज रो थर्ड, सोडियम डिपेंडेंसी ऑन समवन। कोई तो मिले जिसको हम अपना पूरा टाइम डिवोट करें, जहाँ से हम नॉलेज निकाल सकें। आगे बढ़ते हैं रो 4। अब थोड़ा बहुत क्लिनिक चल चुका है, तो अब घर वाले बोलते हैं भैया एक्सपेंसेस आप खुद ही बियर कीजिए, अपना किराया खुद निकालिए, अपना जो भी खाना पीना, आपने जो भी क्लोथिंग है उसको खुद बियर कीजिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं। अब हमको पीपल प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान रखना है, लोग हमको कैसे परसेप्ट करते हैं, जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके सामने हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। मतलब ये सब चल रहा है जो कैलकेरिया में हमको देखने को मिलता है, वैसा ही कैली में भी देखने को मिलता है कि प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं लोग, हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। समझ तो रहे हैं ना हम डॉक्टर हैं, कहीं ऐसे हल्के में तो नहीं दे रहे हम सबको, हमको मतलब ऐसे ये तो समझ रहे हैं ना हाँ मैं ठीक कर पाऊंगा कि नहीं। ये सब चीजें भी बैक ऑफ द माइंड रहती है। और काम तो करना ही है, टास्क तो परफॉर्म करनी ही है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ ही गई हैं। और घर से हेल्प लेना भी थोड़ा कम करते हैं, मतलब चाहिए भी हो तो सीधे सीधे तो नहीं मांगते, कोशिश करते हैं कि टेढ़े तरीके से मांगे या ना ही मांगे तो बेहतर है। दैट इज रो 4, पोटेशियम इन कैलकेरिया। अब फिफ्थ पे आते हैं। प्रैक्टिस चलने लगी है, पैसे आने लगे हैं, अब एक्सपेंशन का टाइम है। अब क्योंकि होम्योपैथ आप अकेले तो है नहीं, और लोग भी हैं, इसलिए अपने काम में अपनी छाप छोड़ना शुरू करते हैं, आर्ट डालना शुरू करते हैं। दैट इज अर्जेंटम रो में जो हमने देखा था कि अपनी कुछ छाप छोड़ने की कोशिश करते हैं और ओवर वर्क करते हैं। पहले तो सिर्फ जितना चल रहा था उतना ही वर्क कर रहे थे, अब क्योंकि पेशेंट का फ्लो भी बढ़ा है और आपको भी इम्प्रूव करना है, इसलिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा खुद को पॉलिश करना पड़ता है। दैट इज रो 5 फॉर यू। एंड रो 6, अब क्या हुआ है, क्लिनिक बहुत बड़ा हो गया है, क्लिनिक पे स्टाफ रखा हुआ है, क्लिनिक पे जूनियर्स आते हैं, सब सीखते हैं, उन सब का ध्यान रखना है। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी हैं, घर को भी खर्चा देना होता है, वहाँ के कुछ खर्चे अपने ऊपर बियर आउट करने होते हैं। तो अब आप और आगे बढ़ चुके हैं, ऑरम की तरफ पहुंच चुके हैं, जहाँ पर सिर्फ आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ गई हैं आपके ऊपर। दैट इज इन शॉर्ट, अगर हम रूल्स को समझें तो ये हो गया। अब हम वापस चलते हैं कैली की तरफ। ये डॉक्टर मिहिर, Yes, sir. हाँ, इस पॉइंट तक किसी को कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी? नो सर। ओके, अच्छा समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी सर। ओके, Yes, sir. ओके, ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस वगैरह तो नहीं? ओके ठीक है, चलिए ऑल आगे क्लियर बढ़ते हैं, है सर। ना? ओके ओके, थैंक यू। है ना, पीरियोडिक टेबल को हम एक इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जिस दिन कॉलम्स पढ़ाएंगे स्पेसिफिकली पीरियोडिक टेबल की, उस दिन इस ग्राफ को भी जरूर समझेंगे। अच्छा, स्पीड तो फास्ट नहीं है? नो सर।
ओके, ठीक। अच्छा, अब रो 4 की बात करी थी हमने, तो रो 4 को हम कैसे समझ सकते हैं? आई नो हु आई एम, बट सेफ्टी इज येट डेवलप, आई कांट सेफ गार्ड और डिफेंड माई सेल्फ। मतलब अभी मैं हो तो गया हूँ कुछ, लेकिन और मतलब अपने दिमाग में भी कुछ हो गया हूँ, सोसाइटी भी मुझे कुछ समझती है, लेकिन अभी तक मैं कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं हो गया हूँ। अभी मुझे सेफ्टी के लिए नेट चाहिए, साइड बाय साइड लोग चाहिए। तो इसमें हमको क्या-क्या देखने को मिलता है उनकी पर्सनैलिटी में? सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट। तो उनको हर जगह पे, जैसे कि फाइनेंस, रिलेशनशिप, जॉब, हेल्थ, यहाँ पे सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट तो है ही, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए इनको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, अकेले नहीं कर पाते। और सिक्योरिटी का हम पहले ही देख चुके हैं, आज के लिए भी चाहिए और कल के लिए भी बचाना है। डेवलपमेंट एंड एक्यूमुलेशन पहले ही देख चुके हैं। अब इसके अलावा क्या फीचर रहता है? फियर। फियर किन चीजों का रहता है? जो है मेरे पास वो ना चला जाए। है मेरे पास क्या क्या? हेल्थ है, हेल्थ चली गई तो डिजीज आ जाएगी, तो फियर ऑफ डिजीज, फियर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। अगर मेरे पास फाइनेंसेस चले गए तो फियर ऑफ फाइनेंशियल लॉस, फियर ऑफ पॉवर्टी भी देखने को मिलता है हमको। अगर हमारे पास जो टीम है, ग्रुप है, वो चला गया तो फियर ऑफ टीम और सपोर्टिंग मेंबर्स। और जो अदर जो वेग फियर्स हैं वो क्या है? फियर ऑफ सफरिंग एंड पेन, मतलब जो भी तकलीफ हो रही है उसकी वजह से। फियर ऑफ डार्कनेस। डार्कनेस को हम मेटाफोरिकली समझ सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उनको नहीं पता, अभी वो डार्क में है, तो वो भी एक फियर रहता है। इसके अलावा फियर ऑफ रॉबर्स एंड पॉवर्टी देख चुके हैं। घोस्ट एंड रॉबर्स को हम आगे भी देखेंगे मेटाफोरिकली और कैसे रिलेट कर सकते हैं। रूटीन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्टलेसनेस, इसको भी हम आगे देखेंगे। रूटीन और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम देख ही चुके हैं। ये और थोड़े फीचर जो कि स्पेसिफिकली केली के लिए ही है। फॉलोअर्स होते हैं, ये कभी लीडर्स नहीं होते। मतलब जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो भी सेट पैटर्न्स हैं उसको फॉलो करते हैं, लीड नहीं करते हैं, बाय द रूल्स चलते हैं। एथिक्स, मतलब जो भी इनका वर्क है उसको एथिकली प्रेजेंट करते हैं। जो भी इनके एथिक्स हैं, जो भी मॉरल वैल्यूज इनको पहले मिली है, उनसे डिगते नहीं है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि इनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ डिसऑनेस्टली कुछ काम कर लूं, लेकिन नहीं, एथिक्स पे ही रहते हैं। और अगर एथिक्स को इन्होंने नहीं फॉलो किया तो खुद के ही दिमाग में गिल्टी फील करते हैं, गिल्टी एंड डिल्यूजन, क्रिमिनल ही इज, ये सब इनके दिमाग में आने लगता है। इसको हम आगे एग्जाम्पल से और क्लियरली देखेंगे। ओके, अब यहाँ से कैली भी मतलब डिटेल में शुरू हो रहा है। यहाँ पे क्या है? कैली कंपनसेटेड स्टेट में है और कैली डीकंपनसेटेड स्टेट में है। कंपनसेटेड कैली मतलब क्या है कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को ये फेस कर पा रहे हैं, अभी सब कुछ इनके कंट्रोल में है। तो आपको कैली कैसा दिखेगा? रिजिड, इनफ्लेक्सिबल, ऑर्थोडॉक्स एंड कंट्रोल्ड। इसे आगे डिटेल में देखेंगे। और डीकम्पनसेटेड मतलब जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उनको ये फेस नहीं कर पाए, इनको प्रॉब्लम हुई, ये खुद उसको अ, उस प्रॉब्लम में बह गए और अपने नेचर को या अपने मेंटल स्टेट को नहीं कंट्रोल कर पाए। तो वहाँ कैसे देखने को मिलते हैं हमको? ये फियरफुल, एक्सट्रीमली एंक्सियस, रेस्टलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड। इसे भी आगे देखते हैं डिटेल में। ये इस स्लाइड को हम आगे बाद में देखते हैं, पहले इसकी जस्ट आगे वाली स्लाइड को देख लेते हैं जहाँ पे स्टोरीज क्या है हमारे आसपास कैलीज की। ठीक है, तो जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको अगर हम पर्सनालिटी के फॉर्म में देखेंगे तो हमको कैसे दिखाई देगा? तो दादी और नानी, तो दादी और नानी कैसे होते हैं? ट्रेडिशन और कस्टम्स के, मतलब केली दादी और नानी हुई किसी की तो कैसे दिखाई देगी? ट्रेडिशन एंड कस्टम को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करेगी कि भैया आपको ट्यूसडे को नाखून नहीं काटने, थर्सडे को नाखून नहीं काटने, नहीं काटने तो नहीं काटने। क्यों? क्यों का कोई जवाब नहीं, जैसा कहा गया है वैसा कीजिए, डॉगमेटिक कहते हैं इसे, वो भी देखेंगे। इसके अलावा जो उनके खाना खाने या खाना बनाने का जो भी फॉर्मेट है उसको हमेशा फॉलो करते हैं। उसमें कोई 19-20 नहीं होना चाहिए, स्टेप 1 ही होना चाहिए, स्टेप 2 ही होना चाहिए, स्टेप 3 ही होना चाहिए। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं, कोई इनोवेशन नहीं चाहिए, जैसा काम कहा गया है वैसा ही कीजिए।
आप सबको सर्दियों में च्यवनप्राश खाना ही है, पूरी फैमिली को च्यवनप्राश खाना ही है, पसंद हो नहीं पसंद हो, क्योंकि हमारे पुरखों ने हमको सिखाया है, ये हमारा ट्रेडिशन दस्तूर चला आ रहा है, तो आपको ये करना ही है। करवा चौथ की पूजा ऐसे होती है तो ऐसे ही करनी है। अब अगर इनको रेजिस्टेंस फेस करने को मिला, मतलब मान लेते हैं मदर इन लॉ है कैली, और उनकी जो डॉटर इन लॉ जो बहू आई है वो कोई है सीपिया पर्सनालिटी या फिर कोई कार्सिनोसिन पर्सनालिटी है, तो सीपियास को बिल्कुल भी नहीं चाहिए रूटीन। और इनका कैसा है, सुबह 4 बजे उठना है, सबको सुबह 6 बजे तक बेड से बाहर निकल जाना है। क्यों, कोई काम है क्या? नहीं, कोई काम हो चाहे ना हो, रूटीन जैसा है, कहा गया है, शास्त्रों में लिखा है कि आपको उठ जाना चाहिए, सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए, बस 6 बजे तक सब उठ जाने चाहिए। खाना इसी समय पे मिल जाना चाहिए, इस समय पे लंच होना चाहिए, इस समय पे डिनर, एकदम सेट रहना चाहिए, 19-20 भी नहीं। और जो सीपिया डॉटर इन लॉ आई है, वो आराम से उठती है, लेट उठती है, उल्टा जवाब दे देती है, सवाल कर लेती है, वहां से इनकी एंग्जाइटी और प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। और क्या देखने को मिलता है ऐसे दादी नानी पर्सनालिटी में? डॉगमेटिक। डॉगमेटिक का मतलब क्या होता है कि जो आपके ओपिनियन है आप उसको सही मानते हैं और दूसरे के ओपिनियन को सही नहीं मानते, दैट इज डॉगमेटिक। तो ऐसे लोगों को क्या लगता है जो हम कह रहे हैं वो ही सही है, चाहे आपके पास उसके पीछे रीजनिंग ही ना हो। जैसे कि जो नेल कटिंग या फिर हेयर कटिंग वाला मामला है, उसके बारे में कुछ साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं समझ में आता है। जैसे रात को नाखून नहीं काटने चाहिए। अब आज की डेट में तो इतनी सारी लाइट्स हैं, बहुत कुछ है, तो पता चल जाता है नाखून किधर गिना है। लेकिन पुराने टाइम में तो लाइट नहीं होती थी। अब ऑब्वियसली रात को नाखून काटेंगे तो चुभ सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है। लेकिन जो किसी एक पर्टिकुलर डे पे नहीं काटना है, उसका क्या रीजन है? उसका कोई रीजन अभी तक तो मुझे नहीं पता है। लेकिन इन लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि ये चलता आ रहा है, इसलिए इसको ऐसे ही फॉलो करना चाहिए। दिस इज डॉगमेटिक। इनफ्लेक्सिबल बेबी बूमर जेनेक्स। तो बेबी बूमर्स उन पर्सनालिटीज को कहते हैं जो 1930s में बहुत बॉर्न हुई थी, और जो 1960s में बॉर्न हुए थे, दोज आर जेनेक्स। तो इन लोगों ने कभी अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन बैक नहीं किया, कभी नहीं पूछा कि क्या क्यों कैसा होता है, जैसा इनको कहा गया वैसा उन्होंने किया। ना तो इनके दिमाग में ये होता था कि ये पूछा भी जा सकता है, तो ये वापस समझाता हूँ। बेबी बूमर्स और जेनेक्स एक लिंगो है, जैसे कि आप जेन जी समझते हैं। जेन जी का मतलब क्या होता है कि 2005 के बाद पैदा होने वाले लोग। वैसे ही जो 1930 या 1960 में पैदा हुए थे, उन लोगों के लिए टर्म यूज होती है बेबी बूमर एंड जेनेक्स रिस्पेक्टिवली। तो ये लोग क्या होते हैं, अपने जो भी इनको सिखाया गया है उन चीज पे 100% बने रहते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। थॉट परसिस्टेंट को कैसे समझेंगे कि इसके दो तरीके हैं। थॉट परसिस्टेंट का एक तरीका का समझने का मतलब ये होता है कि इनके अगर माइंड में कोई थॉट चल रहा है, फॉर एग्जांपल कोई चिंता दिमाग में बैठ गई, तो ये उसको दिमाग से नहीं निकाल पाते, जो कि हम खुजा में भी देखते हैं, जो कि हम कैलीज में भी देखते हैं, कुछ कैलकेरियाज में भी ऐसा होता है कि अगर एक कोई टेंशन बैठ गई इनके दिमाग में, जैसे कि एक रूब्रिक है माइंड सैड एंड हॉरिबल स्टोरीज अफेक्ट देम प्रोफाउंडली। तो जो कोई इनको चिंता भरी न्यूज देखने को मिल गई है ना, कि किसी के साथ कुछ ऐसा हो गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को कैंसर हो गया, तो जो पहली पर्सनालिटीज होती है उनके दिमाग में बात बहुत ज्यादा हिट कर जाती है। कैसे? अब जैसे इस बात को लेने का ही अलग अलग मेडिसिन का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। जैसे कार्सिनोसिन भी अफेक्ट होगा, पल्सटीना भी अफेक्ट होगा। तो कार्सिनोसिन एंड पल्सटीना आर सिंपैथेटिक रेमेडीज। तो उनको ऐसे लगेगा हाय राम, अब उनके साथ कैसा होगा, इवन फॉस्फोरस, अब उनकी लाइफ कैसे कटेगी, जो लोग पीछे रह गए उनका क्या होगा, उन्होंने कितना दर्द सहन किया होगा जब उनको ये डिजीज हुई होगी। तो सिंपैथेटिक। केली और कैलकेरिया भी अफेक्ट होते हैं, लेकिन इनके दिमाग में क्या आता है, अरे यार कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, अरे मुझे भी तो सूजन हुई थी, कहीं वो कैंसर तो नहीं, कहीं मुझे भी ऐसी बीमारी हो गई तो ये जो थॉट्स हैं इनके दिमाग में घूमते ही चले जाएंगे। दिस इज थॉट परसिस्टेंस। और दूसरी चीज, थॉट परसिस्टेंस को इनफ्लेक्सिबिलिटी जो हमने देखा है कि जो इन्होंने सोच लिया इनको वही सही लगता है, इसके अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं, उसको भी थॉट परसिस्टेंट में ले सकते हैं। सर हाँ। सर नेक्स्ट पार्ट पढ़ने में इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।
ओके, तो वो फोर जो 15। सेकंड लिंक होगा यस सर, सेकंड लिंक पे 4:15 उसको पे। ज्वाइन करेंगे। देन फ्रॉम ठीक स्टोरेज ऑफ ठीक कैली वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ठीक ठीक। ओके। यस सर।